चलो, हमारे समाज को आदत पड़ गई है सीजनल काम करने की। सीजनल माने अंबेडकर जयंती होगी तो जाना है, बुद्ध जयंती होगी तो जाना है ना, या संत रविदास जयंती होगी तो जाना है। कई कई लोग तो मुझसे भी पूछते हो कहाँ है सर, मैंने कहा भोपाल में हूँ। भोपाल क्या काम पड़ गया? मैंने कहा वो हमारा रविवार को एक कार्यक्रम है। अरे साहब अभी का कार्यक्रम, अभी तो 14 अप्रैल में काफी टाइम है ना। माइंड सेट हो गया है ना। तो जब सीजन नहीं है, विदाउट सीजन है, तो अगर 300 लोग भी आए तो इनको 300 मत मानो, 3000 मानो, ठीक है ना। दूसरा, जब हम धम्म का काम कर रहे हैं तो हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अर्थात मैं संस्थापक हूं, आप सब लोग पदाधिकारी हैं, हम किसी को वार्ड मेंबर की टिकट देने लायक भी नहीं है ना। टिकट देने लायक भी नहीं हम लोग। और उसके बाद भी लोग आ रहे हैं 500 किलोमीटर दूर से चलकर, तो ये बात तय हो जाती है कि निश्चित रूप से हम किसी अच्छे मार्ग पे हैं, निश्चित रूप से हम किसी पुण्य कार्य में लगे हैं। क्यों साहब? वरना समाज तो ऐसा हो गया कि आप उनसे बोलो कि भाई भोपाल चलना है, तो सबसे पहला समाज का सवाल होगा वहां क्या फायदा है, क्या मिलेगा। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि हजारों वर्ष तक उसको ये बनाया गया है, ये बनाया गया है ना, वर्ण व्यवस्था, मनु व्यवस्था के माध्यम से। तो अगर ये ले जा रहे तो भी मिलेगा क्या, फायदा क्या? और ये कम पढ़े लिखे लोग थोड़ा कम पूछते हैं क्या फायदा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जरूर पूछते हैं क्या मिलेगा, क्या फायदा है। बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मेरा इशारा समझ रहे ना? सीजन नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके बाद भी रीवा से, सतना से, ग्वालियर से, भिंड से, मुरैना से लोग चल कर आए हैं, तो ये एक बड़ी बात है, छोटी बात ये नहीं है ना। और कोई चेहरा भी नहीं है, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है कि जिसको देखने और सुनने के लिए जाया जाए। जैसे आगड़ी बहन जी आती है तो भाई हमारी राष्ट्रीय नेता है, उनका एक फेस वैल्यू है। राजीव गांधी, राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती है तो उनकी एक फेस वैल्यू है। और ये हम सब तो चवन्नी छाप है, इधर भी चवन्नी छाप, उधर भी चवन्नी छाप। अब एक चवन्नी दूसरी चवन्नी को सुनने आ जाए तो बड़ी बात है कि नहीं है? क्यों साहब? बड़ी बात है। इसका मतलब हम बहुत सही रूट पर हैं और पावन उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब की जयंती चल रही है, मार्च का महीना है, और मैं समझता हूं कि मैं तो काशीराम साहब का शिष्य हूं, वही मेरे गुरु हैं, और हम लोग सभी उनके आंदोलन से प्रभावित लोग हैं। कुछ डायरेक्ट माने जैसे कुछ ने उनके साथ मिलकर काम किया है, जैसे जिनमें से मैं एक भी, मेरे भी जीवन की कमाई है कि 10,000 की भीड़ में साहब मुझे कांशीराम साहब नाम से बुलाते थे। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके द्वारा जो बामसेफ बनाई गई थी, बामसेफ ने उनके विचारधारा को, उनके उद्देश्य को कैटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, तो मान्य साहब की बात उन तक पहुंची। कुछ ऐसे लोग हैं ना, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोग मान्यवर काशीराम साहब से प्रभावित हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो मैं आपकी शुरुआत करता हूं अपनी बात की। मान्यवर काशीराम साहब से भी पहले बहुत नेता थे भारत में, और ऐसे नेता थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में बैठकर काम सीखा था, या तो बाबा साहब के साथ चलकर काम सीखा था, है ना। और एक मान्यवर काशीराम साहब
जिन्होंने कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखा तक नहीं, ठीक से उनका नाम भी नहीं सुना, क्योंकि वो पंजाब में रहते थे और पंजाब का चमार मार्शल है। मतलब पंजाब का चमार पिटता नहीं है, पीटता है। समझ रहे कि नहीं आप? और सिख था उनका पूरा परिवार। मानवर साहब को छोड़ के सब पगड़ी वाले लोग थे, मोना सरदार लोग थे, तो सरदार तो वैसे ही मार्शल है ना? तो अब सवाल ये उठता है हमारे बीच में कि कांशीराम साहब सफल हुए, ठीक है, जिन्होंने बाबा साहब को देखा तक नहीं, और वो लोग फेल हुए जो बाबा साहब के बहुत नजदीक थे, है ना? कारण क्या था? कारण हमको खोजना पड़ेगा। कारण हम खोजते हैं तो मान्यवर साहब कांशीराम साहब की सफलता के पीछे जो कारण था, वो कारण था दृढ़ संकल्प। 12 दिसंबर 1964 को वो एक पत्र लिखकर अपने घर से निकले, है ना? पूना में वो मान्य दीना भाना जी के माध्यम से बाबा साहब को समझने का उन्हें मौका मिला, और बाबा साहब की एक किताब जाति का अनुच्छेद उनको पढ़ने का मौका मिला, और एक रात में ऐसा बताते हैं कि उस किताब को उन्होंने 7 बार पढ़ा, जाति भेद का अनुच्छेद। और एक किताब को पढ़कर उनका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन उनका हो गया। उनकी सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई थी जब तक। एक पंजाब के एमएलए थे, उनकी बेटी के साथ उनका रिश्ता तय हो गया था, लेकिन वो घर चले गए अपने नौकरी छोड़कर। बहुत लोग कहते हैं ना उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन नहीं किया उन्होंने। वो पूना से अपने घर चले गए, और उसके बाद उन्हें नहीं पता कि उनको सस्पेंड किया गया था कि बर्खास्त किया गया था। कांशीराम साहब को नहीं मालूम। 12 दिसंबर 1964 को अपना घर छोड़कर निकले, घर छोड़कर निकले दृढ़ संकल्प, साहू फूले अंबेडकर की मूवमेंट को मैं भारत में चलाकर छोड़ूंगा। साहू फूले अंबेडकर की मूवमेंट को, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को मैं भारत में चलाकर छोड़ूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत चाहते थे, मैं ऐसा भारत बनाकर छोड़ूंगा। ये दृढ़ संकल्प कांशीराम साहब लिए। और अनुशासन, अनुशासन अनुशासन मानो तो उनके जमाने के जो लोग हैं, जब जैसे कैडर कैंप लगते थे, जैसे आज लगा है, तो लाइन में लगकर प्लेट उठाते थे वो। हम जैसे उनके सहयोगी प्लेट लेके आते थे तो उसको झपट देते थे, बोले तू अपनी उठा, मैं अपनी उठाऊंगा। और खाना खाने के बाद प्लेट को स्वयं धोते थे। लोग कहते थे सर हम धो देते, बोले क्यों? तूने खाया कि मैंने खाया? अनुशासन। 10 बजे का टाइम होता था तो 9:30 बजे 9 बजे पहुंचते थे। समझ रहे कि नहीं? अभी हमारा तो 11 बजे का टाइम हो तो 2 बजे तक आते हमारे लोग, है ना? और बड़े प्यार से कहते सर हाँ थोड़ा लेट हो गया। क्यों भाई? 2 घंटे लेट हो गए। मैं कहता हूं 1 मिनट लेट हो जाते और आपको ट्रेन से जाना होता तो ट्रेन मिलती, जहाज मिलता, नहीं मिलता ना। तो जब ट्रेन में जाना होता है तो आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, ट्रेन छूट ना जाए, निकल ना जाए, चिंता है ना? और कार्यक्रम में तो चलेंगे यार, थोड़ा सा क्या है, सॉरी बोल देंगे। कांशीराम साहब त्याग, कांशीराम साहब ने दृढ़ संकल्प के साथ त्याग किया, संकल्प लिया।
जीवन में अपनी शादी नहीं करूंगा, कोई परिवार नहीं बनाऊंगा अपना, कोई परिवार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरे पास कोई धन नहीं होगा, ठीक है। केवल संकल्प लेना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक उस संकल्प के साथ हमारा त्याग करने का भी संकल्प नहीं है, ठीक है। पूरा किया। वो अपने घर में सबसे बड़े वो ही थे, कांशीराम साहब ही सबसे बड़े थे। और जब उनके पिताजी का निधन हो गया और उनके कुछ परिवारिक जन दिल्ली पहुंचे और बोले, भैया पिताजी का निधन हो गया है, आप ही बड़े हैं और रिवाज ऐसी है कि बड़े बेटे को ही अग्नि देनी होती है, तो अब तो कम से कम चलो। कांशीराम साहब ने क्या कहा मालूम? पिताजी तो खत्म हो गए, अब तो केवल उनकी मिट्टी बची है, और मिट्टी को क्या करना है? जलाना है। तो फिर भाई आप लोग ही जला देना। बताया जाता है आंध्रा में सभा लगी थी, वो अपने पिताजी की अर्थी तो आग देने नहीं गए, आंध्रा निकल गए। ये त्याग। लौट कर कभी घर नहीं आऊंगा। 9 अक्टूबर 2006 में वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन लौट कर कभी घर वापिस नहीं गए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उद्देश्य तो सफल करना है, तो केवल भाषण से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें त्याग की अंतिम प्रकाष्ठता तक जाना पड़ेगा। ये कांशीराम साहब ने किया। और कई सभा में मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कांशीराम साहब क्या कहते थे? सभाओं में कहते थे, 1-1, 2-2 लाख की भीड़ में कहते थे, क्या कहते थे? कबीरा खड़ा बीच बाजार ले लंगोटी हाथ, कबीरा खड़ा बीच बाजार ले लंगोटी हाथ, जो घर फूके आप ना सो चले हमारे साथ। समझ रहे नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य जो आहुति चाहता है, उद्देश्य जो कुर्बानी चाहता है, जो त्याग चाहता है, वो हम करना नहीं चाहते। ये बातें मैंने इसलिए आप लोगों के बीच में रखी है कि माननीय कांशीराम साहब का ये जयंती का महीना भी है मार्च, मैंने सोचा थोड़ा आपको याद दिला दूं। एक बार साहब ने हमको बताया, किसी साथी ने पूछा, साहब आपने 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई, जिस दिन हैंडल पकड़ा और 4200 किलोमीटर आपने चलाकर वो साइकिल को छोड़ा, तो साहब अस्कर बोले, मैंने ऐसा क्यों किया? बोले, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था साइकिल चलाने का, पर मैंने चलाई। क्यों चलाई? कांशीराम साहब ने बताया, मैं अपने साथियों को कहता था कि भाई हमारे पास इस व्यवस्था से लड़ने के लिए 2 पांव और 2 पहिए, 2 पांव और 2 पहिए एक संसाधन है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी हजारों वर्ष की बिगड़ी हुई बात को बना सकते हैं, है ना? हमारा समाज निर्धन है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां तो है नहीं, आज तो है, उस समय तो थी नहीं। तो 2 पैर हैं हमारे पास और लगभग 2 पहिए की साइकिल हमारे घर में मिल जाती है। तो मैं अपने साथियों को कहता था कि भाई आप 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बाइसिकल बोलते थे वो पंजाबी भाषा, बाइसिकल चलाओ। बोले, मैं कहता था, कोई सुनता ही नहीं था। मैं कहता था, मेरे साथी सुनते ही नहीं थे। एक दिन मैंने सोचा, कांशीराम, ये तेरे लोग तेरी बात क्यों नहीं सुनते? तो मुझे लगा
कि मैं तो कार में चलता हूं, साथियों को बोलता हूं क्या बाइसिकल चलाओ, तो भाई फिर तेरी बातें सुनने वाले नहीं है, क्योंकि तू सूखी सलाह देता है। ऐसे हम सबके शब्द है ये, तू सूखी सलाह देता है तो इस सूखी सलाह को गीला करना पड़ेगा। तो मैंने सलाह को गीला करने के लिए साइकिल चलाई कि भाई मैं भी चलाऊंगा, अब आपकी आंखों में शर्म आए तो चलाना, वरना मत चलो। और जब काशीराम साहब निकले तो बाबूजी घनश्याम जी बैठे, सुमर के जितने लोग होंगे, मैं समझता हूं हजारों साइकिल भारत में चली कि नहीं चली। मैंने भी चलाई है उसमें साइकिल, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि उस साइकिल में मैंने भी साइकिल चलाई है। आपने भी चलाई है ताई, चलिए आपको भी धन्यवाद। मैं ये बातें इसलिए आपकी मेमोरी में लाना चाह रहा हूं कि बिगड़ी बात बनानी है तो कुछ बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। बिगाड़ना माने समय बिगाड़ना पड़ेगा, पैसा बिगाड़ना पड़ेगा, परिवार में भी आपको कुछ नाराजगी लेनी पड़ेगी, है ना। ये सब काम करना पड़ेगा। ये मान्यवर काशीराम साहब की है। हम संत रविदास जी को बहुत मानते हैं, लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी की एक चौपाई हम बोलते हैं भाषणों में। क्या बोलते हैं? पराधीनता पाप है जान लो मेरे मीत, पराधीनता पाप है जान लो रे मेरे मीत, पराधीन रविदास से कोई न करे पराधीनता। 4 प्रकार की पराधीनता है हमारे ऊपर। पराधीनता का मतलब समझ रहे हो? हम दूसरों के अधीन हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। पराधीनता का मतलब ये है, ठीक है ना। पहली पराधीनता धार्मिक पराधीनता। हमारी अपनी धार्मिक संस्कृति हमारे पास नहीं है, हम दूसरे की धार्मिक संस्कृति के गुलाम हैं, है ना। तीसरा राजनीतिक पराधीनता। हमारी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है भारत में, हम दूसरों की राजनीतिक शक्ति के पराधीन है कि नहीं। तीसरी सामाजिक पराधीनता। हमारी कोई सामाजिक संगठन शक्ति नहीं है, हम दूसरे की शक्ति से नियंत्रण होते हैं। चौथी आर्थिक पराधीनता। आर्थिक रूप से भी हमारे कोई उद्योग, हमारी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे पास नहीं है। भाई गांव में आदमी जमींदार के यहाँ खेत में काम करता है, शहर का आदमी किसी अमीर की फैक्ट्री में काम करता है। पराधीन है कि नहीं है। और संत रविदास ने कहा क्या कहा? पराधीनता पाप है। मतलब पराधीनता को जितनी जल्दी खत्म किया जा सकता हो, उतना जल्दी पराधीनता को खत्म करो। 600 वर्ष पहले की ये बात है संत रविदास ने, ठीक है ना। लेकिन हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो लिख रहे हैं लिखते रहे, नहीं तो माइंड में रखें। बहुत जल्दी मुझे खत्म करना है, अध्यक्ष जी को भी बोलना है। 5 क्रांतियां अभी चल रही है, 4 क्रांति पूर्ण हो चुकी है। क्रांति तो हजारों हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन जिन क्रांतियों से हम प्रभावित है वो क्रांति मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहली क्रांति है, उसे समझने के लिए आपको सिंधु घाटी की सभ्यता को समझना होगा। आज से 8000 वर्ष पूर्व की व्यवस्था। सिंधु घाटी की सभ्यता के मतलब है कि कोई वर्ण व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, ठीक है। आर्यों के आगमन से पूर्व हमारे पूर्वजों में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी।
और जब तक किसी ईश्वर और भगवान का भी जन्म नहीं हुआ था, है ना। कुल देवी देवताओं की पूजा करते थे या प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। हमारे पूर्वज प्राकृतिक पूजक थे, ठीक है ना। तो पहली क्रांति होती है आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, छल कपट धोखे से वो हमारे पूर्वजों को पराजित कर देते हैं, ठीक है। महाराजा बलि की कहानी पढ़कर आप पूरी पिक्चर बड़े आराम से समझ सकते हैं ना। महाराजा बलि के जो लिखा गया है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने ही लिखा है, आर्यों ने लिखा है। लिखा है कि महाराजा बलि के शासन में दरवाजे नहीं होते थे मकानों में, ताले नहीं लगते थे। ताले क्यों नहीं लगते थे? कि दरवाजे नहीं होते थे। और दरवाजे क्यों नहीं होते थे? चोरी नहीं होती थी। इसका मतलब हम प्राचीन काल के नैतिक और चरित्रवान समाज था हमारा। दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्धिस्ट समाज था, 5 शीलों को मानने वाला समाज था, ठीक है ना। पहली क्रांति हमारे पूर्वजों को छल कपट धोखे से पराजित किया गया और उन्होंने अपनी संस्कृति को लागू किया, जिसको शुरू में प्रारंभ में ब्राह्मण संस्कृति कहा गया।